हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का श्री राज आईएएस में और मेरी इस करंट अफेयर की क्लास में। एंड स्पेशली ये जो करंट अफेयर की क्लास है ये हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से समझ रहे हैं कि आज से हम इस प्लेटफॉर्म पर, श्री राज आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर ऑन अ डेली बेसिस जो है आपका डेली बेसिस पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के अखबार को कवर करेंगे और उसमें जितनी भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस क्लास में कौन कौन सी ऐसी न्यूज हैं, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिनको हमें कवर करना है। बहुत ही इत्मीनान से समझेंगे, वन बाय वन करके समझेंगे। जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको बता देता हूं कि जब भी इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही कॉन्टिन्यूस और रेगुलर देखिएगा। दूसरा, आइदर आप रिकॉर्डेड देखें आइदर आप लाइव देखें, डजेंट मैटर। ठीक है। दूसरा कि आप पर्टिकुलर एक डायरी या जो कॉपी है वो बनाइएगा और उसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड कीजिएगा कि पॉलिटी का करंट अफेयर यहां कंसोलिडेट करूंगा, इकोनॉमी का करंट अफेयर यहां कंसोलिडेट करूंगा, यहां मैं आईआर और ज्योग्राफिकल लोकेशन जो न्यूज में रहती है उनको कंसोलिडेट करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से करंट अफेयर को हमें कंसोलिडेट करना है ताकि एट द एंड जब हम एग्जाम देने जाए, आइदर प्रीलिम्स लिख रहे हैं या मेंस लिख रहे हैं, तो हमारे पास जितना भी करंट अफेयर है वो एक जगह मिल जाए हमें और क्विक रिवीजन हम कर सके। जितने मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं आपको पीपीटी में टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करूंगा, वो क्विक पॉइंट्स आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। आइदर उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपनी डायरी में जब पीपीटी आपको मिले उसके बाद भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है और अगेन पहली क्लास में देखते हैं हमें क्या क्या सीखना है। जैसे अगर आज 5 फरवरी का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस उठा के देखोगे तो वहां पर आपको बेसिक बेसिक चीजें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि एनडीएमए ने जो कुछ गाइडलाइन जारी की है, किसके लिए, डीएम यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के विक्टिम्स के लिए। तो इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि हमारा जो जीएस 3 है उससे। ठीक है, उसके बाद अर्बन हीट आइलैंड एक टॉपिक है, स्पेशली अगर हम देखें तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हो इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से। और इन्वायरमेंट भी आपका कहां पर आता है, यहां पर जीएस 3 में आता है। अर्बन हीट आइलैंड पर एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट बताती है कि कैसे जो शहरीकरण है वहां पर जो धीरे 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 अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर एज कंपेयर टू अदर एरिया जो है वो ज्यादा हो रहा है। उस रिपोर्ट के बारे में वो चर्चा करता है। हम इसको होलिस्टिक तरीके से कवर करेंगे ताकि मेंस में अगर कोई सवाल आए अर्बन हीट आइलैंड से तो आप उसे आसानी से टैकल कर पाए। काफी समय के बाद काफी समय के बाद मणिपुर में जो प्रेसिडेंट रूल, जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, अब वो समाप्त हो गया है। तो यहां पर हम जानेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में ए टू जेड, मतलब बेसिक, क्योंकि प्रीलिम्स आपका नजदीक है तो प्रीलिम्स के बारे में भी और मेंस के भी कुछ पॉइंट जानेंगे। एंड स्पेशली एक केस स्टडी में मैं यहां पर आपको बताऊंगा। अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ था कि 2000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2016 का एक केस है अरुणाचल प्रदेश का जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। वहां पर हुआ यह था कि गवर्नमेंट को जो है पूरी तरीके से हटा दिया गया था, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। देन वो केस सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रेसिडेंट रूल को वहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। तो आर्टिकल 356 के बारे में पढ़ेंगे, 55 पढ़ेंगे, 65 पढ़ेंगे, सरकारिया आयोग की रिकमेंडेशन पढ़ेंगे, एसआर बोमई केस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज पढ़ेंगे यहां पर। तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं यहां पर पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले पार्ट से। ठीक है, फोर्थ इज यूजीसी रेगुलेशन इश्यूज। ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो यहां पर ये वो मुद्दा है जो हर भारतीय, फिलहाल अगर आप देखोगे क्योंकि प्रोटेस्ट इस पे चल रहा है तो हर भारतीय को इसके बारे में पता होगा। ठीक है, तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी कि इस रेगुलेशन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या सही प्रावधान है, क्या गलत प्रावधान है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, सारे मुद्दे को एक साथ हम यहां पर जानेंगे। ठीक है, आप इसको भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले हिस्से से जोड़ सकते हैं और इवन यहां से सोसाइटी में जो जातिगत भेदभाव है उस पर भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट करेंगे।
अगला जो आर्टिकल है, जो लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअली ये एडिटोरियल है द हिंदू का, न्यूक्लियर डिटरेंस, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और स्पेशली ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि आज है 5 फरवरी 2026, और 5 फरवरी 2026 को अगर आप गौर से देखोगे तो एक ट्रीटी है, दैट इज स्टार्ट ट्रीटी, दैट इज स्टार्ट ट्रीटी। स्टार्ट ट्रीटी जो है ये यूएसए एंड रशिया के बीच, उस वक्त यूएसएसआर हुआ करता था जब ये ट्रीटी हुई 1991 में। तो इन दोनों में स्पेशली अगर हम देखें तो जो परमाणु हथियार है उनके प्रसार को जो प्रसार है उसको रोकने से संबंधित है। और यहां पर ये कैप भी लगाता है कि इतने हथियार आप रख सकते हो, इतने नहीं रख सकते हो, ये सब यहां पर बताऊंगा मैं आपको। लेकिन ये एडिटोरियल उसी के कंटेक्स्ट में है और ये बता रहा है कि भारत हो या कोई भी कंट्री हो, आजकल न्यूक्लियर डिटरेंस के मुहाने पर पूरा विश्व खड़ा हुआ है। काफी शानदार एडिटोरियल है। तो वी विल डिस्कस दीज 5 आर्टिकल इन दिस टूडेज करंट अफेयर क्लास, ठीक है। तो आइए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं यहां पर, तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे मणिपुर के प्रेसिडेंट रूल के बारे में। फाइनली जो खेमचंद साहब है वो नए सीएम बन गए हैं मणिपुर के। जैसे युमनाम खेमचंद सिंह अराइविंग एट इम्फाल एयरपोर्ट अहेड ऑफ टेकिंग ओथ सीएम ऑन वेडनेसडे। तो प्रेसिडेंट रूल फाइनली यहां पर खत्म हो गया है, ठीक है। देखो, अब वहां के सीएम कौन बने, बस हमें पता होना चाहिए कि कहां का कौन सीएम है। ये थोड़ी बहुत बातें तो हमारी जनरल नॉलेज के लिए जरूरी भी है एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। और देश दुनिया में क्या चल रहा है ये तो जनरल नॉलेज का हिस्सा भी है, तो ये हमें वैसे भी पता होना चाहिए एक जागरूक नागरिक के तौर पर। लेकिन एज अ एस्पिरेंट, जैसे मैंने कहा कि इसको पॉलिटी गवर्नेंस से जोड़ेंगे, तो यहां पर स्पेशली जो काम की चीज निकलेगी, दैट इज प्रेसिडेंट रूल, दैट इज प्रेसिडेंट रूल। तो आइए प्रेसिडेंट रूल के बारे में समझते हैं, क्या दिक्कत है प्रेसिडेंट रूल में, क्या क्या आपके ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऐसे आपके प्रावधान हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके चर्चा करते हैं, ऑल अबाउट प्रेसिडेंट रूल। देखो, सबसे पहला आप ये समझो, आपको मैं एक आर्टिकल समझाता हूं, दैट इज आर्टिकल, एक नया स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं, आइए उनको वन बाय वन करके समझाता हूं, ठीक है। पहला आर्टिकल आप पढ़ोगे आर्टिकल 355। कौन सा आर्टिकल पढ़ोगे? एक पढ़ोगे आर्टिकल 355, ठीक है। एक आर्टिकल पढ़ोगे आप आर्टिकल 356, स्पेशली प्रेसिडेंट रूल के कंटेक्स्ट में तो यही पढ़ोगे आप। और एक आर्टिकल आप पढ़ोगे 365, एक आर्टिकल आप पढ़ोगे 365, ठीक है। ये 3 आर्टिकल आप पढ़ोगे, सिंपल सी बात है। इन आर्टिकल्स को अगर गौर से देखोगे तो जब हम आर्टिकल 355 की बात कर रहे हैं तो यहां पर यह बात होती है कि भाई सेंटर ये इंश्योर करे दैट स्टेट जो है वो फंक्शन करे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इवन अगर नॉर्मली अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पर एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिंदी का पीडीएफ है, उसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह उसे बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य सरकार को संविधान के उपबंध के अनुरूप ही चलाया जाना सुनिश्चित करे। मतलब यहां पर जो गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट है, वो इंश्योर करेगी, क्या इंश्योर करेगी कि जो स्टेट है ना, स्टेट जो है फंक्शन करे, फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग चले। दूसरा, यहां पर जो सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट है, वो इसकी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल एग्रेशन, इन दोनों चीजों से उसे बचाए। ये आर्टिकल 355 है। मैं क्यों बता रहा हूं ये सारी चीजें, एक बार सीख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और 355 अगर रिवाइज करोगे, 56 रिवाइज करोगे, कल को पॉलिटी में आने ही वाला है। कल को पॉलिटी में इसके रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। कल को जब यूपीएससी आपसे सवाल पूछेगा प्रीलिम्स में स्पेशली, तो
आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम आप देते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का दिया, यूपीएससी का दिया, तो आर्टिकल 355 पूछ लेगा आपसे, है ना। अब बात करते हैं 356 की। तो 356 डील विद द प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। अब प्रेसिडेंट रूल अगर आप देखोगे तो उसका आधार क्या हो सकता है, जैसे यहां 356 में देखेंगे तो आधार क्या है, मान लो सरकार नहीं बन रही है, स्पष्ट बहुमत नहीं है, बोल दिया कि यार बहुमत ही नहीं है, किसी गवर्नमेंट जो है पक्ष विपक्ष सबसे पूछ लिया, सरकार नहीं बन रही है, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, सेंटर अपना आप देखता रहेगा स्टेट को। सिंपल एज दैट, है ना, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो। दूसरा क्या हो सकता है कि स्टेट डू नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि जो स्टेट है, वो राज्य सरकार जो है वो काम नहीं कर रही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। एक केस ये हो गया। एक केस ये हो गया कि सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, वो केंद्र के निर्देशों को नहीं मान रही है। ठीक है, ये भी एक आधार बनता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जैसे फेडरलिज्म में जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि केंद्र की ओर जो है सत्ता ज्यादा झुकी हुई है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या है कि यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि उस राज्य का शासन संविधान के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकता है राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। ठीक है, सरकार का कोई भी कृत्य राज्य विधानमंडल से भिन्न राज्य के लोकसभा के पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है। अच्छा, अब यहां पर ये प्रावधान तो मैंने बता दिए। अब मान लो प्रेसिडेंट रूल लगा, ठीक है, फेल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा स्टेट। अब मान लो कि अब इसकी परमिशन लेनी है तो कैसे करोगे, है ना। ये वही बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। देखो यहां से यहां तक पूरा जो स्क्रीनशॉट है ना, तो यहां से यहां तक ये पूरा बताया हुआ है। ठीक है, जैसे अभी मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको यहां पर। ठीक है, तो कौन कौन से केस मैंने बता दिए प्रेसिडेंट के रूल के लिए, कि भाई जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, मान लो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बन रही है किसी भी टाइप की, है ना, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो रही है, तो भी ऐसा हो सकता है। और यहां पर गवर्नर की रिपोर्ट जो है वो देनी चाहिए प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट की तरफ से गवर्नर जो है फिर वो हायर्ड होते हैं और फिर स्टेट को चलाते हैं वो। एक कंडीशन होती है 365, इसको भी जान लो, पता लग रहा है फिर ये छूट गया, है ना। 365 में क्या होता है कि स्टेट जो है, स्टेट बड़ी सिंपल सिंपल सी भाषा में समझो, स्टेट जो है वो सेंटर ने जो आदेश दिया, केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया, उस आदेश को का पालन नहीं कर रहा है, ये है मतलब। ठीक है, अब हम अपने इस मुद्दे पर फोकस करते हैं 356 वाले पर। 356 को अगर आप गौर से देखोगे, 356 आर्टिकल 356, ठीक है, इसको समझो। आर्टिकल 356 में अगर आप गौर से देखोगे तो पहला यह है कि भाई आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि अनुमति लेनी पड़ेगी, कहां से, लोकसभा से, है ना, पार्लियामेंट से, लोकसभा से। कितने जब लगाया आपने, उसके 2 माह के भीतर भीतर। कितने माह के भीतर भीतर, 2 माह के भीतर भीतर। ठीक है, उसके बाद लोकसभा अगर भंग हो जाती है तो, अगर ये भंग हो गई तो अनुमति से पहले, तब क्या होगा साहब, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब लोकसभा दोबारा बैठेगी उसके 1 माह के बाद फिर उसके सामने ये जो प्रस्ताव है वो फिर से जाएगा। अब यहां जो अनुमति है वो कौन कंटिन्यू रखेगा, राज्यसभा। कौन कंटिन्यू रखेगा, राज्यसभा। कौन कंटिन्यू रखेगा, राज्यसभा। ठीक है, अब एक प्रावधान और बता देता हूं यहां पर। नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, एक बार में 6 महीने के लिए इसको बढ़ा सकते हो। कितने मंथ्स के लिए बढ़ा सकते हो, 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अब हो गए टोटल कितने, 3 इयर्स पूरे। अब 3 साल पूरे हो गए, तो 3 साल से ज्यादा का तो प्रावधान नहीं है।
अब इसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? इसके पीछे या तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट दे दे कि अभी वो समय आया नहीं है कि चुनाव होना पॉसिबल नहीं है, और ज्यादा मतलब कोई डिस्टरबेंस है, चुनाव होना अभी संभव नहीं है, या कोई नेशनल इमरजेंसी का केस हो, ठीक है। अदरवाइज 3 साल से आगे बढ़ाना इसको मुमकिन नहीं है। मुमकिन है तो फिर आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जैसे पंजाब के केस में किया था। अगर आपको इसके बाद बढ़ाना है तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और यही यहां पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है। चीजें मैंने जो बताई है सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है। इस प्रकार की अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो ऐसी उद्घोषणा किए जाने की तारीख से 6 मास की अवधि तक समाप्ति पर परिवर्तन नहीं रहेगी, ठीक है। मैक्सिमम 3 साल तक इसको खींच सकते हैं, ठीक है। 30 दिन की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी तो उक्त 30 दिन में अवधि समाप्त होने से पहले उद्घोषणा को परिवर्त बनाए रखने के लिए अनुमोदन करने का संकल्प लोकसभा द्वारा पारित नहीं कर दिया गया है ना। तो बेसिक चीजें यहां पर जो प्रावधान है वो लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे पंजाब के केस में 1987 में किया गया, उद्घोषणा जो है 3 वर्ष के प्रति निर्देश का अर्थ लगाया जाएगी मानो वह 5 वर्ष के प्रति निर्देश हो, उसके बाद अगर हम देखें तो, ठीक है। तो हमें फिर ये करना पड़ेगा अमेंडमेंट यहां पर, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़े इश्यूज क्या है प्रेसिडेंट रूल में? जैसे एक टॉपिक पढ़ोगे फेडरलिज्म जो है इंटरनल टॉपिक है GS2 का, है ना। GS2 का सिलेबस अगर आप देखोगे तो फेडरलिज्म के अंदर एक सबसे बड़ा इशू यही है कि सरकार बार बार आर्टिकल 356 का प्रयोग करती है, ये सबसे बड़ा इशू है। और सबसे अच्छा उदाहरण जो दिया जाता है वो दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश का 2016 का केस। तो यहां पर राजनीतिक राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से मनमाने तरीके से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है ना। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो अरुणाचल प्रदेश केस 2016। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इवन सरकारीय आयोग जो है वो ये कहता है कि आर्टिकल 356 का प्रयोग हमें एट द एंड, मतलब जब सारे दरवाजे बंद हो जाए, आसान भाषा में लेमैन की भाषा में समझोगे तो 1 मिनट का समय दीजिएगा। यस, तो यहां पर जो सरकारीय आयोग है या जो सरकारीय कमीशन है उसने भी ये कहा था कि हमें 356 का प्रयोग जो है बिल्कुल जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तब 356 का प्रयोग करना चाहिए, लास्ट में बिल्कुल अंतिम विकल्प के रूप में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये हुआ है, अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अगर मान लो जो स्टेट पर सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार अगर आप देखोगे आर्टिकल 356 का प्रयोग करती रहेगी, तो एक टॉपिक मैंने पहले ही बताया कि पॉलिटी का एक टॉपिक है फेडरलिज्म। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में जो संघवाद है ना, यह संघीय ढांचा है जो देश का, वो कमजोर होगा। और संघीय ढांचे में क्या होता है भाई, स्टेट अपनी जगह काम कर रहा है, सेंटर अपनी जगह काम कर रहा है, लोकल पावर्स अपनी जगह काम कर रही हैं। सो देयर इज अ क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन पावर्स एज यू कैन सी इन 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 7वीं अनुसूची में आप देख सकते हो, है ना। समवर्ती सूची है, राज्य सूची और केंद्र सूची है ना। तो ऐसे में हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर केंद्र सरकार को ज्यादा देता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो संघीय ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सबसे विवादास्पद प्रावधान, सबसे अधिक आलोचना झेलने वाले प्रावधानों में से एक अनुचित उपयोग किया गया है, ठीक है। तो यहां पर सरकारी आयोग, पुंछी आयोग है ना, इन दोनों ने रिकमेंडेशन दी है, ठीक है, कि इसको सबसे एंड में यूज करना चाहिए, ठीक है। एक वो याद रखना, काफी वैलिड पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो 2 सुप्रीम कोर्ट के केस भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे एक बड़ा फेमस केस है एसआर बोमई केस, है ना। तो एसआर बोमई केस में क्या हुआ था कि 9 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से यह कहा कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश बच गया।
अदरवाइज जुडिशियल रिव्यू में नहीं होता मामला, तो 2016 में जो इन्होंने यहां पर जो केंद्र सरकार है उसने राज्य सरकार में जो आपका राष्ट्रपति शासन लगाया था, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो पाया, तो उसके पीछे काम किया एसआर बोमई केस में। क्यों? क्योंकि एसआर बोमई केस में साफ साफ बोल दिया कि भाई आप प्रेसिडेंट रूल अगर आप कहीं भी लगाओगे और वो किसी भी प्रकार से अनुचित दिखाई दिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जुडिशियल रिव्यू करेंगे, है ना, न्यायिक समीक्षा उसकी होगी। तो सबसे फेमस केस कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का ही है, और उससे पहले बहुत सारे अलग अलग सरकारें ऐसा करती हैं। देखो, सरकारों में इशू क्या है? सरकारों में दो जगह इशू है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक हैं, मतलब राज्य में जो सरकार जैसे बीजेपी राज्य में भी है और केंद्र में भी है, तो कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी राष्ट्रपति शासन जैसी मामला नहीं आएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई टकराव देखने को नहीं मिलेगा। टकराव कहां देखने को मिलता है? जब सेंटर में अलग पावर है, स्टेट में अलग पावर है ना। चलो, तो अदालत देख सकती है कि इसका निर्णय अवैध, दुर्भावनापूर्ण, बाहरी कारणों से प्रभावित तो नहीं है, धोखाधड़ी, सत्ता का दुरुपयोग पर आधारित तो नहीं है। ठीक है, तो हमारे संविधान की व्यवस्था के तहत केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्य केवल केंद्र के अधीन की इकाई है ना। तो ये किसका कहना है? ये कहना है न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी, न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी का कहना है। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो, यूज एंड मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहां पर एक अखबार की कटिंग भी डाली हुई है, द हिंदू की कटिंग है ये। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर अ लॉन्ग टाइम courts upheld the center's frequent unusual imposition of president rule. However, the landmark judgment of S.R. Bomai versus Union of India in 1994 judgment redefined these powers, referencing the Sarkaria Commission recommendation on article 356 use only as the last resort, सबसे अंतिम विकल्प के रूप में इसमें यूज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये मैं यहां पर कुछ सवाल आपको दे देता हूं, है ना। पहला सवाल अगर आप देखोगे तो ये प्रीलिम्स का सवाल जो है यहां पर देख लीजिए। ये आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कि जब विधानसभा पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति शासन है उसकी वैध परिस्थितियां कौन कौन सी हैं उसको लगाने में, इसमें सत्य और असत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि जब विधानसभा चुनावों के बाद कोई भी पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है कि नहीं लग सकता है। क्या मैंने आपको ये बताया कि नहीं बताया? ये क्राइटेरिया है। ठीक है, दूसरा, बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाने से इंकार कर दे, राज्यपाल को स्थिर गठबंधन सरकार ना बना सके। जब मौजूदा सरकार विधानसभा में हार जाती है तो अन्य दल सरकार बनाने से तैयार ना हो। यदि राज्य केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देशों की अवहेलना करते हैं तो ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं, ऐसे कौन से वैध ग्राउंड हैं जिनके आधार पर हम राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। टोटल 4 ऑप्शन है, अलग अलग यहां पर केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो इसका आंसर कहां दोगे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, दूसरा एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया है मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए। क्या है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिए और न्यायिक सक्रियता ने इसके दुरुपयोग को किस प्रकार इस पे रोक लगाई है। एक 10 नंबर का 150 वर्ड्स का एक क्वेश्चन है, इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कि कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान आपको तो पता लग ही गया है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की बात करोगे तो न्यायिक सक्रियता ने कैसे लगाया, तो एसआर बोमई केस। ठीक है, सबसे फेमस केस है एसआर बोमई केस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल आई होप समझ में आ गया, पॉलिटिक आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, हम दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं अब। ठीक है, दूसरे आर्टिकल को अगर आप गौर से देखोगे तो इस आर्टिकल में इंडियन सिटीज कुड सी फार हाई टेम्परेचर राइज देन प्रोजेक्टेड सेज स्टडी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक यहां पर देखो, ये रहा, है ना। द रिसर्चर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया इन यूके यूनाइटेड किंगडम एनालाइज हाउ टेम्परेचर वुड राइज इन 104 मीडियम साइज सिटीज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन अंडर 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सिनेरियो। ठीक है, ये स्टडी इसके बारे में बात करती है कि भाई हमें लग रहा है कि जो टेम्परेचर है
वो 2 डिग्री तक बढ़ सकता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो धरातल की रिपोर्ट है वो उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, ऐसा सच अगर आप देखोगे तो इस टाइप की स्टडी का कोई रेफरेंस देना, मुझे नहीं लगता कि इस यूनिवर्सिटी का आपको नाम भी याद रहेगा जब आप मेंस करने बैठोगे, है ना। तो इससे अच्छा इंडिया में नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आएगी एयर पॉल्यूशन पर, अगर कोई यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आ जाए ग्लोबल वार्मिंग पर, तो थोड़ा अच्छा रहता है, वो रेफरेंस ज्यादा अच्छा रहता है। बट हाँ, आर्टिकल यहां पर डिस्कस करने लायक है। डिस्कस करने लायक यहां पर क्या है? डिस्कस करने लायक यहां पर इन्वायरमेंट का एक टॉपिक है, दैट इज अर्बन हीट आइलैंड, है ना। और अर्बन हीट आइलैंड पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए इसको बेसिक पर्सपेक्टिव से समझते हैं, और स्टडी के कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको मैं यहां पर इंक्लूड भी कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्बन हीट आइलैंड है क्या। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड जब मैं आपसे कह रहा हूं, या थोड़ा सा अगर दिमाग में कुछ जा रहा हो, है ना, समझ में आ रहा हो, कुछ थोड़ा सा कुछ पल्ले पड़ रहा हो, अगर देसी भाषा में कहें तो अर्बन हीट आइलैंड मतलब अर्बन एरिया कुछ गर्म हो रहा है। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर लोकेशन को बता रहे हैं कि देखो ये गर्म हो जा रही है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे कि ऐसी घटना जहां शहरी इलाकों जो हैं वो अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों से अत्यधिक गर्म रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अर्बन हीट आइलैंड रहते हैं, कहलाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो तापमान है वो अपने आसपास का जो क्षेत्र है, आसपास के क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा होता है। ठीक है, तो व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड? दोबारा से समझते हैं कि भाई एक शहरी क्षेत्र है, एज यू कैन सी, यहां पर इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो देयर इज अ रूरल एरिया, या ये एक रूरल एरिया यहां पर। ठीक है, एक रूरल एरिया यहां पर है, और ये जो है टेम्परेचर की एक रेखा है। अब ये रेखा अगर आप देखोगे तो समताप रेखा ही पढ़ी है, ज्योग्राफी में समताप रेखा ही पढ़ी है। समान टेम्परेचर को मिलाने वाली रेखाओं को समताप रेखा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आइसोथर्म्स। ठीक है, अब ये जो समताप रेखाएं हैं या जो टेम्परेचर की ये लाइन है जो आप पीछे इमेज में देख पा रहे हो, ये बिल्कुल पूरे तरीके से ऊपर मुड़ गई है। कहां पर? अर्बन एरियाज में जाके। ऐसे समझो कि अगर आप दिल्ली में हो, कभी एस्पिरेंट हो, तैयारी करने आए हो, जयपुर में बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, और एज कंपेयर टू कहीं सी रूरल इलाके में बैठे हो जहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, तो दिल्ली में अगर आओगे, गर्मियों में आओगे तो दिल्ली में तो एकदम भवक जाओगे, उबल जाओगे, है ना। पता नहीं लगेगा कि पसीने से नहा रहे हो कि पानी से नहा रहे हो, है ना। नॉर्मली जाओगे वॉशरूम में नहाने पानी से, 2 मिनट बाद निकलोगे तो उतना ही पसीना आ चुका होगा जितना नॉर्मली पहले आ रहा था। बिना एसी के काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो बिना परफ्यूम के भी काम नहीं चल पाता है। ठीक है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू यही जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां गर्मी जो है एज कंपेयर टू आसपास के जो एरिया हैं, शहरी जो ग्रामीण इलाके, वहां से बहुत ज्यादा मिलेगी। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हाई है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, घर आपस में सटे हुए हैं, विंड की स्पीड उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, या ना के बराबर है ना। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट है ना। और ग्लोबल वार्मिंग में तो अगेन हमने वो टारगेट बना ही रखा है जो पेरिस एग्रीमेंट में, कभी किसी और लेक्चर में मैं बताऊंगा, खैर। ठीक है, तो ये कारणों में तो आएगा ही। तो ये है आपका अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम में 2022 में 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया, चीन में अराउंड मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, दिल्ली में 52.9 के अराउंड पहुंच जाता है। ठीक है, ये अलग अलग केसेस देखने को मिले अलग अलग शहरों में। जैसे अगर नासा की एक साइट है, वेबसाइट है, उस पे जाओगे, अर्बन हीट आइलैंड टाइप करोगे तो नासा की उस वेबसाइट पे न्यूयॉर्क का एक बहुत अच्छी केस स्टडी दे रखी है। उस केस स्टडी में बताया हुआ है कि न्यूयॉर्क जो है आसपास के एरिया से 4 डिग्री गर्म है। तो नॉर्मली अगर 40 डिग्री टेम्परेचर कहीं हो रहा है तो यहां 44 मिलेगा, 45 है तो यहां 49 मिलेगा। ठीक है, तो काफी अच्छी केस स्टडी है, वो काम आएगी आपको, है ना। तो ये एग्जांपल्स याद रखिएगा। रीजन क्या है? आइए, तो सबसे बड़ा रीजन जो है मानव है ना। हम खुद ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। वैसे तो हम बात करते हैं कि हमें वैसे लग्जरी चाहिए रहने के लिए, है ना भाई, हमें
आजकल गर्मी लगती है तो एस्पिरेंट के तौर पर हम आते हैं घूमने, तो गांव में तो एकदम कूलर वूलर होता है, पंखा चल रहा होता है, छत पे सो जाते हैं पूरा परिवार, लाइन से खाट बिछा के छत पे सो जाता है। एक पंखा होता है तूफान पंखा, तूफान पंखा चलाते हैं और सब सो रहे होते हैं, मजा आ रहा होता है। सुबह 5 बजे खुद आंखें खुल जाती है, 6-7 बजे तक तो गर्मी लगने लग जाती है। लेकिन साहब अगर दिल्ली आए हैं तो साहब को चाहिए एसी, और चाहिए भी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। एसी ऑन किया तो मानवीय शहरीकरण तो हो ही रहा है। अब इसमें जो इमारतें बन रही हैं, यहां पर कूलिंग जो है, क्योंकि बिल्डिंग्स को कूल करना है आपको, है ना, या आपको ने कमरे को कूल करना है, लेकिन बाहर कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है ना। सड़कें हैं, ठीक है, कंक्रीट व डामर बनते हैं तो गर्मी को सोख कर लंबे समय तक रोकते हैं। अब जैसे मैं कहूं आपसे कि यार गर्मी में ना ब्लैक टी शर्ट पहन के आया करो, मजा आएगा, तो आप कहोगे कि नहीं सर गर्मी में ब्लैक टी शर्ट यार पसीना आता है। क्यों? व्हाइट टी शर्ट की रिकमेंडेशन, व्हाइट शर्ट की रिकमेंडेशन क्यों दी जाती है? क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट है अल्बिडो, अल्बिडो ज्यादा होता है व्हाइट का, 85% 90% तक हो जाता है। जबकि जो गर्म है, जो काली सड़कें हैं, काली टी शर्ट है, काला कंक्रीट है, वो सब क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, दीवारें गर्म हो जाती है गर्मियों में। अर्बन कैनियन इफेक्ट, ऊंची इमारतें सूर्य की किरणें कई बार परावर्तन अवशोषण का कारण बनती है और शहर अधिक गर्म हो जाते हैं। भूमि सतह में परिवर्तन, वाष्पीकरण, हरियाली घट रही है, वाष्पीकरण बढ़ रहा है, गर्मी का अवशोषण भी बढ़ रहा है, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित ऊष्मा परिवहन है, इंडस्ट्रीज है, बिजली और ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा। एल्बिडो है, कंक्रीट डामर, है ना, हरित क्षेत्र की कमी आ रही है, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस। एक सेकंड, ये तो कारण है जो कि सब नॉर्मली अगर आपसे मैं पूछूंगा तो शहरों में गर्मियों के क्या कारण है सब बता दोगे, ठीक है। अब बात आती है प्रभाव की। किसकी बात आती है? प्रभाव की। प्रभाव में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला प्रभाव क्या है? हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा। कहां पर प्रभाव पड़ेगा? हमारा सबसे पहला प्रभाव कहां पर पड़ेगा? स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ठीक है, स्वास्थ्य में अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारी जो हेल्थ है ना, तो इसमें अगर आप देखोगे तो हम कह सकते हैं कि हीट स्ट्रोक आने के चांसेस हैं, यस और नो? भाई हीट स्ट्रोक, भाई जब अर्बन हीट आइलैंड हो, अर्बन एरिया ज्यादा गर्म होंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उसका इंपैक्ट एक ये होगा कि जो हमारी हेल्थ है उस पे हीट स्ट्रोक हमें बेसिकली देखने को मिल सकता है। हीट रिलेटेड जो डिसीज है वो देखने को मिलेंगी, जैसे कि हैजा हो गया, पेचिस हो गया, ठीक है। बेसिकली आप क्या जो आपकी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, बार बार ड्रेन होती रहेगी, है ना। एयर पॉल्यूशन, ठीक है। इवन कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा, ऊपर से वार्म और होगा सब चीजें, फिर दोबारा से वार्मिंग होगी। क्यों? एसी चलेंगे, है ना, कूलिंग, क्योंकि अंदर हमें गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, तो बाहर गर्म रहेगा पूरी तरीके से। और हीट वेव की हीट वेव, पता है आपको, हीट वेव का अगर डेटा देखोगे, आप देखोगे तो 2015-16 में सबसे ज्यादा जो डेथ्स हैं वो हीट वेव से देखने को मिली है, ठीक है। 2022 में भी मिली है, 23 में भी देखने को मिली है। तो लगभग लगभग 1500 तक डेथ हुई है हीट वेव्स की वजह से, क्योंकि लू चलती है उत्तर भारत में, ठीक है। दूसरा जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा ऊर्जा खपत पर। किस पर? ऊर्जा खपत पर। कैसे? भाई यहां पर हम क्या करेंगे, जो एनर्जी का कंजम्पशन है ना, एनर्जी का कंजम्पशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है उसको बढ़ा देंगे, है ना। फैन, एसी, लाइट, ये सब चलती है ना, और शहरों में ज्यादा चलती है। इसका इंपैक्ट होगा क्या कि जो, क्योंकि आपको पता होगा
कि ग्रीन हाउस गैसेज में CO2 तो एक गैस है ही। CO2 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उतना नहीं है। सबसे ज्यादा जैसे अगर हम देखें तो CO2 का ग्लोबल, जैसे अगर मीथेन की बात करें, मीथेन की, तो मीथेन का 28 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है एज कंपेयर टू CO2 के। तो ऐसे में ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मतलब जो आप एसी चला रहे हो, जो आप फ्रिज चला रहे हो, है ना, जो भी आप एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चला रहे हो, है ना, तो वो क्या करेगा? डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का प्रोडक्शन करेगा और इससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन फिर से बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पारिस्थितिक जो प्रभाव है वो क्या रहेगा? पारिस्थितिक प्रभाव में क्या होगा कि जो जलाशय है, पहला अगर देखोगे, जो जलाशय है वो सूख जाएंगे। यस और नो? जलाशय सूख जाएंगे। हम कह सकते हैं कि जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, वेटलैंड्स हैं, ये सूख जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इनका अगर तापमान बढ़ेगा तो मत्स्य उद्योग पर फर्क पड़ेगा, ये प्रभावित होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। जलीय जीवों की मृत्यु होगी, ये कह सकते हैं। हजारों लाखों मछलियां हमें कोस्ट पर पड़ी हुई देखने को मिलती हैं, मरी हुई पड़ी हुई देखने को मिलती हैं। इवन जो जैव विविधता है वो भी कम हो सकती है। और एक और क्या होगा? ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि जलाशय, नदियां जब इस स्रोत सूखेंगे तो ये लोग, ये जो जानवर हैं, ये आएंगे शहरों की तरफ, भूमि की तरफ। तो मैन और एनिमल जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब और कौन सा प्रभाव रह गया साहब? अब एक प्रभाव और रह गया है, दैट इज सामाजिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव रह गया है? सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ेगा? हम कह सकते हैं बच्चों पर, हम कह सकते हैं बुजुर्गों पर, बुजुर्गों पर, है ना, हम कह सकते हैं श्रमिकों पर, जो मजदूर हैं, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन के खेतों में जो लगे रहते बेचारे। ठीक है, तो यहां पर उन पर सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, है ना। तो ये प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे अर्बन हीट आइलैंड के। ठीक है, तो ये आर्टिकल बहुत शानदार आर्टिकल है। यहां से जितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतने करिए, है ना। एक PYQ है, उसको सॉल्व करिएगा, तब जाके बहुत अच्छे से आप और इस पर कमांड बना पाएंगे। यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे सवाल पूछा हुआ है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, तो हमने डिस्कस किया मेंस के पर्सपेक्टिव से। आइए एनडीएमए के फर्स्ट एवर गाइडलाइन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजास्टर विक्टिम्स, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप इस आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हैं किससे? किससे कनेक्ट करोगे? डिजास्टर मैनेजमेंट से। और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो कहां पर है? GS3 में आता है। तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्रबंधन प्राधिकरण है एनडीएमए, उसने पहली बार न्यूज में क्यों है ये? वाई इन न्यूज? क्योंकि जो एनडीएमए है उसने पहली बार ऐसी गाइडलाइन जारी की है, ऐसी गाइडलाइन जारी की है जो आपदाओं में मृतकों, पीड़ितों की पहचान के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है, SOP जो है, यहां पर जारी इन्होंने किया है। ठीक है, तो जो भी डिजास्टर जब होता है, मान लो बहुत केरला के वायनाड में बहुत बड़ी फ्लड आई, 200-250 लोगों की उसमें डेथ हुई। ठीक है, तो जितने भी मृतक हैं या कुछ जो घायल हुए होंगे, जो पीड़ित हैं, उनकी पहचान के लिए देश की पहली स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर SOP जारी की है किसने? एनडीएमए ने। इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, बहुत जरूरी है।
मेंस में सवाल बनेगा GS3 में 10 नंबर का, 15 नंबर का। ठीक है, चलिए गाइडलाइन में क्या है, और ये इन्होंने कहां से लिया कि पिछली 5 जो बड़ी त्रासदी हुई है उसके बाद इन्होंने देखा कि हमारे पास ऐसा कोई डेटाबेस तो है नहीं, चलो ऐसा बना लेते हैं। तो कुछ गाइडलाइन उन्होंने बनाई, आइए वन बाय वन करके समझते हैं। 4 चरणों में पहचान प्रक्रिया। पहला, मानव अवशेषों की व्यवस्थित बरामदगी। ठीक है, पोस्टमार्टम डेटा संग्रह, परिजनों से प्राप्त मोर्टम जानकारी, दांत रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर डेटा रखना, दोनों डेटा का मिलान, पहचान के बाद सम्मानजनक अंतिम सुपुर्दगी। ये बहुत अच्छा काम है, पहला प्रावधान है गाइडलाइन का, याद रखना। अपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसमें जोड़ लेना इसको। नेशनल डेटा सेंटर नेशनल डेंटल डेटा रजिस्ट्री का प्रस्ताव, दांत और जबड़े की रिकॉर्ड से पहचान, फोरेंसिक। आर्कियोलॉजी और फोरेंसिक जो है ओडोंटोलॉजी, अगर आप देखोगे उसका उपयोग महीने वर्षों बाद भी शवों की पहचान संभव है। इंटरपोल की अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइन से प्रेरणा, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा को भारतीय परिस्थितियों में लागू किया गया है ना। जैसे अगर आप देखोगे ना, तो इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं कि एक टॉपिक है छोटा सा ही, डिजास्टर मैनेजमेंट है ना। ये GS3 में है। कहां पर है ये? GS3 में है। ठीक है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस में बस यूपीएससी ने इतना ही लिखा है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बस इतना लिखा है। पता कितने नंबर का पूछा है मैक्सिमम 2024 में? 30 नंबर का। और इसके जितने भी विकल्प हैं, जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब इसके इर्द गिर्द घूमती हैं, है ना। और ऐसे में एनडीए में, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसी कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था अगर कुछ गाइडलाइन जारी करे तो हमें उसको जरूर कवर करना चाहिए। ठीक है, तो कौन से चरण है? 4 चरण है जहां पर ये पहचान की प्रक्रिया संभव है। दूसरा, नेशनल डेंटल डेटा रजिस्ट्री का प्रस्ताव है। ओडोंटोलॉजी का उपयोग, ताकि महीने बाद भी जो है वर्षों बाद भी सबों की पहचान की जा सके। इंटरपोल की अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइन से इन्होंने यहां से क्या ली है? प्रेरणा ली है। ठीक है, इसका बेसिकली फायदा क्या होगा? अब जैसे एक एक पॉइंट पर, मुद्दे पर जैसे हमने बात करना हमारा रह गया है ना। जैसे इससे पहले एक मुद्दा और ये हो सकता था कि भाई आप ये बता तो रहे हो, ये गाइडलाइन के बारे में बता तो रहे हो, तो अच्छी बात है, वाई, नीड क्या है, आवश्यकता ही क्यों है ना। एक बिंदु ये भी तो हो सकता है, हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे, कोई भी आर्टिकल हम अकेला छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अभी तक भारत में कोई भी डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा नहीं था, है ना। तो शवों की पहचान, पीड़ितों की पहचान, शवों को घरों को वापस लौटाना, ठीक है। क्योंकि सब जो हैं, अगर आप देखोगे तो डिजास्टर अगर आपने देखा है नजदीक से, या बॉडीज अगर देखी हैं, तो वो सलगट फट जाती हैं, पहचान संभव नहीं हो पाती है। मान लो बाढ़ आ गई, पत्थर, मतलब स्पेशली माउंटेन के एरियाज में बहुत दिक्कत होती है, छिन्न भिन्न हो जाती है बॉडी, और ऐसे में प्रशासनिक समन्वय की बड़ी कमी होती है, परिवार को जो शव है वो सौंपे जाने में देरी होती है। तो ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। तो जब ऐसी समस्याएं, जैसे सबसे बड़ा जो त्रासदी जो मुझे अभी तक देखने को मिली, जब लास्ट में ही, अगर इसी साल 25 की बात करूं, तो मुझे लगा वायनाड में जो 250 लोगों की डेथ हो गई लैंडस्लाइड से, फ्लड की वजह से। अब उसमें जो लोग मिले हैं, जिनकी डेड बॉडी मिली, कैसे पहचाने कि ये शरीर किसका है, किसको देना है, कैसे देना है? प्रशासनिक देरी होती है, फिर अब क्या करें, है ना। तो इसके लिए हमारे पास कोई भी रिपोजिटरी नहीं थी, कोई भी ऐसा डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा नहीं था। तो एनडीए ने वो सबसे पहली बार बनाया है, और हम इसको बना के अब बेसिकली जेनेटिक आधार पर भी, ताकि जिनके जिनके घर परिवार का जो सदस्य है उसको भेजा जा सके, ठीक है, या दिया जा सके उनको। सामूहिक मृत्यु घटनाओं में सभी शवों का पोस्टमार्टम हमेशा संभव नहीं, इसलिए संवेदनशील और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसके लाभ होंगे: पीड़ित परिवारों के लिए भावनात्मक सहयोग, सम्मानजनक प्रक्रिया और त्वरित पहचान और अंतिम संस्कार की सुविधा। क्रियान्वयन रणनीति: देश भर में विशेषज्ञ टीमों का गठन, राज्य स्तर पर भी।
विभिन्न फोरेंसिक क्षेत्रों में विशेषज्ञों को प्रशिक्षण और केंद्र राज्य स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय इससे होगा। ठीक है, तो ये इसके बेसिकली लाभ हमें देखने को मिलेंगे। समझ गए मेरी बात? तो यहां पर जो है अगर आप देखेंगे तो ये आर्टिकल बड़े काम का है। ठीक है भाई, ये एडिटोरियल है ना, और ये एडिटोरियल कह रहा है अ टर्निंग पॉइंट फॉर न्यूक्लियर डेटरेंस, है ना। न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब समझो पहले तो। न्यूक्लियर डेटरेंस का मतलब ये है कि भाई कोई भी कंट्री है वो ये कह रही है, जैसे भारत और पाकिस्तान का एग्जांपल लेता हूं कि भाई हम एक न्यूक्लियर समृद्ध देश है, आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो हम भी बदले में आपके ऊपर हमला करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज हम आपको पहुंचा सके। तो न्यूक्लियर प्रतिरोध हो रहा है इसमें, अगर देखा जाए तो गौर से देखोगे तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर प्रतिरोध हो रहा है। और न्यूक्लियर प्रतिरोध में अगर आप देखोगे तो यहां पर जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चीन, है ना, यूएसए, रशिया, है ना, ये सब क्या कर रहे हैं कि समय के साथ अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, है ना, उनकी संख्या जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो ताकि एक कोई भी कंट्री आपस में लड़ रहा है वो ठीक है, लेकिन एक दूसरे देशों में जो है कहीं ना कहीं ये मजबूती बनी रहती है कि यार ये जो कंट्री है ना, इस पे न्यूक्लियर बॉम्ब है। हमेशा धमकी यही होती है, पाकिस्तान की तो गीदड़ धमकी सबसे ज्यादा यही है कि हम भी न्यूक्लियर कंट्री है, हम भी न्यूक्लियर कंट्री है। सरकार परेशान हो गई है सुनते सुनते, तो एक दिन हमारे जो है साहब जो है झोला उठा के जो चल देते हैं, उन्होंने बोल दिया कि देखो ऐसा है, हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, तुम मारोगे तो हम मिटा ही देंगे तुम्हें, है ना। तो एकदम नामो निशान खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, तो बोल दिया कि हमने दिवाली के लिए रखा है क्या, तो हमें मारोगे हम तुम्हें मारेंगे। सिंपल सी बात है, एकदम बढ़िया स्पष्ट मैसेज। ऐसा जाना भी चाहिए देश को। तो अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे सबसे ज्यादा जो यूएसए और रशिया के पास है ना, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन। और देखो चीन के पास, भारत के पास जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो होड़ सी मची हुई है न्यूक्लियर पावर में कंट्रीज के बीच अगर देखें तो ऐसे में इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार यूक्रेन के पास कोई भी न्यूक्लियर पावर नहीं है, और फिर भी वो चाइना के अगेंस्ट, सॉरी, रशिया के अगेंस्ट काफी लंबे समय से, लगभग 2 साल 3 साल से लगातार खड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को रशिया ने धमकी ना दी हो कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। इसका मतलब कि न्यूक्लियर डेटरेंस है वो तो एक अलग बात है, लेकिन हर बार जो है इस बात पे लड़ा नहीं जा सकता है कि हम न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, आप न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है तो हम आपको मार लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है कि जो हमारी फौज है, हमारे जो लोग हैं, वो किसी कंट्री से कितना लड़ते हैं। तो यहां पर इन्होंने बहुत शानदार तरीके से एंड में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दे रखा था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने बोला कि नाटो वगैरह, अब ये सब क्या है कि यूएनएससी वगैरह, नाटो वगैरह, ये सब अप्रासंगिक हो गए हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो गौर से हथियारों की होड़ लगी हुई है। ठीक है, तो यूक्रेन में देखो इन्होंने क्या बोला, बहुत स्पष्ट बोला है कि परमाणु की धमकी दी यूक्रेन, लेकिन जवाब परमाणु नहीं है बल्कि मजबूत जो पारंपरिक प्रतिक्रिया है। गैर परमाणु देश है फिर भी परमाणु शक्ति के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो मतलब कि परमाणु प्रतिरोध सिर्फ हथियार नहीं है, या परमाणु प्रतिरोध सिर्फ परमाणु हथियार नहीं है, सशक्त रक्षा क्षमता से भी आता है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात यहां पर कही जो मुझे लगा कि आप कहीं कोट भी कर सकते हो इसको कंक्लूजन में, है ना। तो यहां पर ये न्यूज में क्यों था, ये मैंने पहले ही बताया था कि क्योंकि जो आज है 5 फेब, और 5 फेब 2026 को जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, वो आज समाप्त हो रही है। और ये किसके बीच हुई थी, यूएसए और रशिया के बीच। ठीक है, तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में आइए जानते हैं, जो कि आपको बड़ा काम आने वाला है। एक सेकेंड, आइए इसके बारे में जानते हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में।
सबसे पहले स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी इसको कहते हैं, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ये इसको साइन किया गया था कब? 1991 में। कब किया गया था साइन इसको? 1991 में। फोर्स में कब आई थी ये? उसके 4 साल बाद, 3 साल बाद फोर्स में आई थी 1994 में। इसका एम क्या था कि भाई लंबी दूरी के, इसका एम क्या था? लंबी दूरी के रणनीतिक परमाणु हथियारों को सीमित करना। एम क्या था? उद्देश्य क्या था? लंबी दूरी के रणनीतिक परमाणु हथियारों को सीमित करना, ये इनका पहला काम था। ठीक है। दूसरा, परमाणु होड़ कम करना, क्योंकि यूएस और रशिया के पास 90% तो इन्हीं के पास है। तीसरा जो था वो था कि बार बार जो है हम चेक भी करेंगे कि पारदर्शिता रखनी है। ठीक है। और रणनीतिक, इसी इसी माध्यम से रणनीतिक स्थिरता बनाए रखना दो देशों के बीच, स्पेशली क्योंकि पूरे विश्व का अगर कल्याणम करना हो, ठीक है, कल्याणम का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, तो ये दोनों कंट्रीज ही बहुत है, इनके पास इतने परमाणु हथियार हैं। इवन इन्होंने एक सीमा भी लगाई कि जो आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और पनडुब्बी से प्रक्षेपित मिसाइल जो है, इनकी संख्या इतनी रहेगी। रणनीतिक बॉम्बर 1550 तैनात परमाणु वॉरहेड, 800 तैनात गैर तैनात लॉन्चर बॉम्बर। तो इन्होंने एक यहां पर एक संख्या भी लगाई, इस संख्या से ज्यादा जो है आप नहीं बनाओगे या नहीं रखोगे, एक्टिव नहीं करोगे, है ना। हालांकि बनाया इन्होंने इससे बहुत ज्यादा ही है। देखो यहां पर, इसमें देखो लगभग 4300, 3700। भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170, चाइना के पास देखो 600, है ना। बढ़ा रहा है चाइना, 100 हो गया, पहले बीच में कम किया था लेकिन फिर ज्यादा हो गया। सीमाएं क्या है? गैर तैनात रणनीतिक हथियार को शामिल नहीं किया, है ना। टैक्टिकल परमाणु हथियार के दायरे से बाहर रखा गया। जो 500 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखते हैं उनको बाहर है यहां से। उभरती तकनीकी पर सीमित नियंत्रण रखा गया। और फाइनली ये हुआ क्या? फाइनली अब तो ये खत्म हो चुकी है, ट्रीटी आज ही खत्म हो रही है। तो लेट्स सी अगर इसमें कुछ और नए प्रावधान आते हैं। हालांकि ये स्टार्ट शॉर्ट हो गई थी बाद में, और इसको 2011 में फिर से एक्सटेंड किया गया था। 2011 में ये फिर से साइन होती है और 2010 में फिर साइन होती है, फोर्स में आती है 2011 में, और एक्सटेंड कर दिया जाता है इसको 2026 तक। ठीक है। चलिए अगला जो आर्टिकल है वो यूजीसी के प्रावधानों पर संबंधित है, चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो हुआ क्या है कि जो यूजीसी के जो प्रावधान है उन पर, यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उन पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि अस्पष्ट दुरुपयोग, जो ये नियम है ये अस्पष्ट है और इसमें दुरुपयोग की संभावना नजर आती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 2012 की रेगुलेशन क्या थी। जैसे 2012 की रेगुलेशन अगर आप देखोगे यूजीसी की, तो इसमें यहां पर भेदभाव की बड़ी व्यापक परिभाषा दी हुई थी। ठीक है। कि यहां पर क्या था कि जो कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, भाषा और नस्ल के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, प्रवेश से किसी को वंचित नहीं करेगा, अपमानजनक कोई भी परिस्थितियां नहीं बनाएगा। जैसे अगर आप देखते हो हमारा जो समाज है, इस समाज में जाति व्यवस्था एक जड़ कर चुकी है अगर आप देखोगे तो, है ना, और एक बुराई के रूप में है। तो अगर आप यहां पर गौर से देखोगे तो यहां पर ऐसी ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं, है ना, कि आप ये समझिए कि वो जाति सूचक कहावतें हैं। ठीक है। तो जैसे एक 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 जाति होती है कुम्हार जाति, है ना। अब उसका और
गधे से मिला के कोई राइम बना दिया, एक शेड्यूल कास्ट के लिए कोई राइम बना दिया, तेली जो है उसके लिए कहा राजा भोज कहा गंगू तेली, तो तेली तो एक जाति है, कास्ट है, तो आप कास्ट को क्या कर सकते, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नीचा दिखा रहे हो। और भारत में जाति है कि जाति ही नहीं है। दूसरी बात यह है, भारत में जाति की जाति नहीं है। दूसरी बात यह कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अपने आप को बेहतर या ऊंचा समझता है जाति के मामले में, जबकि हमारा डीएनए 99% सेम है, ठीक है, उससे ज्यादा ही है कई, ठीक है। तो सब चीजें सब सेम है भाई, अपनी व्यक्तिगत, भाई व्यक्ति की क्षमता क्या है उस चीज पे आगे बढ़ो, है ना, जाति में क्या रखा है। लेकिन अगर राजनीति कैसे होगी, हम कैसे बताएंगे कि हम तुमसे बलवान हैं, तुमसे ऊपर हैं, सुपीरियर होने की जो यहाँ पर पढ़ा लिखा समाज जो है, जो पढ़ा लिखा समाज है वो उतना ज्यादा भेदभाव वाला है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल और एंटी डिस्क्रिमिनेशन व्यवस्था बनाई गई, है ना। तो 2012 में ये था। 2026 में होता क्या है कि 2026 तक आते आते दो बड़े फेमस केस होते हैं। पहला केस होता है 2016 में रोहित वेमुला का, रोहित वेमुला का। ये व्यक्ति था, ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हैदराबाद में, और ये जाति व्यवस्था का शिकार होता है और इसको इस तरीके से प्रताड़ित, पीएचडी कर रहा है ना, देखो सोचो, पीएचडी कर रहा है और जाति व्यवस्था का शिकार होता है और ये व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है। एक केस और देखने को मिला, पायल ताड़वी, ये केस देखने को मिला और ये 2019 का मामला था, ठीक है। तो 2026 में यूजीसी ने नए रेगुलेशन लागू कर दिए, ठीक है, कि कोई भी छात्र, कोई भी स्टाफ यूनिवर्सिटी में, शिक्षक इसके साथ अनुचित, भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, आधार क्या रखा, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, विकलांगता आदि के आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। और स्पेशली अगर आप देखोगे तो विवाद का जो कारण बना वो ये बना कि यहां पर एससी, एसटी और ओबीसी, इनको प्रोटेक्शन दी गई और बोला गया कि इनके साथ जो जातिगत भेदभाव होते हैं, विरुद्ध भेदभाव तक इसको सीमित कर दिया। तो ऐसे में हुआ क्या कि जो अनारक्षित वर्ग था, जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, वो एक कहने लगे कि केवल जनरल कैटेगरी के लोग ही क्या भेदभाव करते हैं क्या, है ना, क्या जनरल कैटेगरी के लोग ही एक तरफा, ये तो बाइज्ड है कि यह मान लिया कि केवल स्वर्ण ही उत्पीड़क है। स्वर्ण कहना ही अपने आप में उत्पीड़न है अगर वर्ड की बात करेंगे तो। अब जैसे ओबीसी समाज की मैं बात करता हूं, कह रहे हैं कि ओबीसी समाज में प्रताड़ना नहीं होती या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते स्वर्ण। एक फेमस केस बताता हूं, हाल ही में यूपी में एक केस हुआ। एक यादव व्यक्ति है, उसने यादव, जैसे अगर नॉर्मली अगर हम एक थोड़ी देर को अगर देखें तो कृष्ण भगवान का जन्म होता है यादव वंश में, ठीक है, यदुवंशी थे कृष्ण भगवान। अब कृष्ण भगवान की गाथा गा रहा है वो यादव व्यक्ति, कोई भी गा सकता है, सबको अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी सबके पास है, फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन, वो दौर चले गए, है ना। इस व्यक्ति को क्योंकि ये ओबीसी समाज से आता था, इस व्यक्ति को जब ये पता लगा कि ये यादव है, इस समाज से आया ओबीसी, तो स्वर्णों ने, कुछ लोगों ने मिलके, जो कि अपने आप को सो कॉल्ड उच्च समाज का मानते थे, उसका सर मुड़वा दिया। आप सोचिए, इस कदर जाति व्यवस्था हमारे भारतीय समाज में लोगों के अंदर बस चुकी है। तो आप कैसे में उम्मीद कर सकते हो कि यहां पर इनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। और कर कौन रहा है, कर कौन रहा है? क्या आपको लगता है कि, हाँ देखो, अंतर जातीय अगर आप देखोगे तो अलग अलग वर्गीकरण यहां भी है। शेड्यूल कास्ट में भी वर्गीकरण है कि भाई हम इनसे ऊंचे, हम इनसे ऊंचे, है ना, हम इनसे ऊंचे। एसटी में भी वर्गीकरण है, ओबीसी में भी वर्गीकरण है कि ओबीसी में नहीं, हम या भाई यदुवंशी ऊंचे, हम जाट हैं, ये ऊंचे, है ना। तो आपस में ये भेदभाव जो है अगर आप देखोगे तो जाति व्यवस्था के आधार पर लोग बटे तो हुए हैं। भेदभाव जो हो रहा है वो उसके बारे में बता दिया। तो यहां पर आपत्ति स्वर्णों को हुई इस बात पर, ठीक है। और फॉल्स और मोटिवेटेड कंप्लेन भी हो सकती हैं। तो एक केस रजिस्टर किया सुप्रीम कोर्ट में, मृत्युंजय तिवारी वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो जब मृत्युंजय तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
के बारे में जब बताया गया या जब उस केस की बात आती सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके कुछ प्रावधान, क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था, अस्पष्ट है और साथ ही साथ इसके गलत इस्तेमाल भी असंभव है। तो क्या जातिगत जो भेदभाव आधारित है उसकी परिभाषा आवश्यक है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। दूसरा, उचित क्या क्या इसका नियमों से, उद्देश्य से उचित संबंध भी है कि नहीं है? एग्जाम्पल हमारे पास बहुत है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के साथ जो भेदभाव है उसके ठीक ठाक हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। पिछड़े वर्ग के भीतर उपवर्गीकरण प्रभावित होगा, है ना? क्या इससे पिछड़े वर्गों के भीतर जो है उपवर्गीकरण प्रभावित होगा या नहीं होगा? ऐसे कुछ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे, तो अगर आप देखोगे तो नॉर्मली यहां पर इस पे बैन लगा दिया गया या फिर इसको रोक दिया गया है, ठीक है। अब संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की मैं बात करूं, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है, संवैधानिक प्रावधान, अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 17 है राइट टू अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 15 है, ठीक है, आर्टिकल 21 भी लगा दो। ये सब आर्टिकल्स जो हैं, राइट टू इक्वलिटी, है ना, कानून के समक्ष समता और संरक्षण, समान संरक्षण, अनटचेबिलिटी, है ना, किसी भी राज्य, नस्ल, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करेगा, ठीक है, आर्टिकल 21 है, ठीक है। तो ये सब संवैधानिक प्रावधान भी है हमारे पास, लेकिन हाँ अभी इस पे रोक लगा दी गई है। लेट्स सी और क्या आगे प्रावधान हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप जो भी 5 आर्टिकल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये केवल यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये जितना अभी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये टोटली आपके बेसिकली सीधा आपका काम आएगा एग्जाम में। इसमें ना एक पॉइंट इधर है ना एक पॉइंट इधर है, केवल पढ़ाई की बात करेंगे, पढ़ाई पर फोकस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक चीज पढ़ सके, ऐसी चीज पढ़ सके जो जो सीधा हमारे सिलेबस के अंदर से आ रही हो, सिलेबस से सीधा कनेक्ट हो रही हो, इसके अलावा कहीं इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, है ना। तो लगातार इसी प्रयास को हम जारी रखेंगे, ठीक है। सो अगेन मिलते हैं कल वाले सेशन में, और लगातार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों थोड़ा और मेहनत करो, प्रीलिम्स नजदीक है, ठीक है। कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन कम टू एट आवर ऑफिस। कहां पर है हमारा ऑफिस? अगर आप दिल्ली में है तो दिल्ली में आ सकते हैं आप श्री राज आईएएस करोल बाग में, ठीक है। करोल बाग में जो मेन आपका रोड है ओआरएन रोड है, वहां पर आ सकते हैं। श्री राज आईएएस ग्रोवर मिठाई वाले के बगल में है जस्ट, है ना। और जयपुर में अगर आप हैं तो आप देखोगे तो बेसिकली एक मेन रोड है जहां पर सारी की सारी कोचिंग है, ठीक है। तो वहां पर आप जा सकते हो, ठीक है। बिल्कुल जस्ट अगर आप देखोगे तो वहां पर मेन रोड में आप एटर्नल आईएएस या श्री राज आईएएस डालोगे तो भी आपको लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग जगह ब्रांच है, उनका भी मैं लगातार अनाउंसमेंट आपके लिए करता रहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइज। ये जो पीपीटी है इसको सेव कर लेता हूँ, टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू।